तो लास्ट के वीडियो में हमने पढ़ा था मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट इंट्रोडक्शन और प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मेंटेनेंस ऑफ मैग्नेट से। तो समझेंगे इससे क्या होता है, मेंटेनेंस का क्या मतलब। जैसे मान लीजिए कि मैग्नेट बार मैग्नेट है, अगर हमने बार मैग्नेट की मेंटेनेंस ठीक से नहीं करी, उसे ठीक से नहीं रखा, तो धीरे धीरे अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जो है लॉस्ट कर देगा, यानी वो ख़त्म होते चला जाएगा। तो उसे कैसे मेंटेनेंस करना होता है, तो उसके लिए हम समझते हैं मेंटेनेंस ऑफ मैग्नेट, यानी मैग्नेट को रखने के लिए मैग्नेटिक कीपर का यूज होता है। कई बार ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। और ये जो मैग्नेटिक कीपर होता है, ये बने होते हैं सॉफ्ट आयरन के, ये बने होते हैं सॉफ्ट आयरन के। मैं इसका एक डायग्राम बना देता हूं, नोट करेंगे साथ साथ। तो यहां पर देखिए, ये बार मैग्नेट रखा हुआ है, दो बार मैग्नेट किसमें, मैग्नेटिक कीपर में रखा हुआ है। तो हमने इसको जो रखा है वो कैसे रखा है, नॉर्थ इधर है तो इसका साउथ इधर है, साउथ इधर है और इसका नॉर्थ इधर है। क्या इसमें कैसे भी हम रख सकते हैं? नहीं, इसको हमने इस तरीके से रखना है कि इसके बीच में बाधाएं ना आए, क्योंकि अगर भाई इसके बीच में बाधाएं उत्पन्न होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अभी आने वाला है आगे, तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है डिस्टर्ब होके पास होगी, तो वो वैसे भी अपना सारा फोर्स खत्म कर देगी, तो वैसे भी फिर मैग्नेट की मेंटेनेंस का कोई फायदा होगा नहीं। तो इसलिए इसको ऐसे रखना जरूरी होता है। और आपको ये बात सबसे पहले पता होनी चाहिए कि मैग्नेटिक कीपर सॉफ्ट आयरन का बना होता है। तो इसमें और कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, फटाफट से इसे नोट करेंगे। तो अब हम समझते हैं मैग्नेटिक टर्म। मैग्नेटिक टर्म यानी कि आप कह सकते हैं चुंबकीय परिभाषाएं या चुंबक से संबंधित परिभाषाएं। तो इसमें सबसे पहले साथ साथ बनाएंगे आप, मैं एक बार मैग्नेट बना देता हूं। ये मान लीजिए कि बार मैग्नेट है, इसके नॉर्थ और साउथ दो पोल्स होते हैं। फिर उसमें जो इन पोल्स को आपस में जोड़ते हैं उसे कहा जाता है मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस यानी चुंबकीय अक्ष। इस मैग्नेटिक एक्सिस पे मैं भी सबकी परिभाषाएं लिखवाऊंगा, साथ साथ पहले समझेंगे। इस मैग्नेटिक, सबसे पहले हमने क्या बताया, चुंबकीय ध्रुव यानी पोल्स, नॉर्थ और साउथ, इन दो पोल्स को आपस में जो जोड़ती है रेखा, वह मैग्नेटिक एक्सिस कहलाती है। अब इस मैग्नेटिक एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन बना होता है, उसे हम कहते हैं MNA, उसे हम कहते हैं MNA, यानी कि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, वैसे सभी टर्म इसके इंपॉर्टेंट है, साथ साथ लिखेंगे MNA, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमने समझ ली। अब इसको हम अच्छे से लिखते हैं। सबसे पहले पोल्स, नंबर 1 पोल्स। पोल्स को हिंदी में कहते हैं चुंबकीय ध्रुव, लिख देता हूं मैं, चुंबकीय ध्रुव। इसकी परिभाषा में हम क्या लिखेंगे, मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, उत्तरी और ध्रुव। तो यहां पे सबसे पहले तो हम लिखेंगे देयर आर टू पोल्स, फर्स्ट इज नॉर्थ एंड साउथ। और यही वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं होती है। यानी कि आप इसमें एक लाइन ये लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक पोल्स पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। These are the part of magnet where the magnetic field lines are maximum, यानी चुंबक का वह भाग जहां पर सबसे अधिक बल रेखाएं होती है। फटाफट से इसको नोट करिए, फिर हम एक्सिस के बारे में समझते हैं। दूसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूं यहां पर, एक्सिस। एक्सिस क्या है,
नॉर्थ को साउथ से जो इंटरनल लाइन जो जोड़ती है आपस में, यानी वह रेखा जो अंदर ही अंदर नॉर्थ को साउथ से जोड़ती है, वह चुंबकीय अक्ष कहलाती है, यानी मैग्नेटिक एक्सिस कहलाती है। मैग्नेट के अंदर जो इमेजिनरी लाइन का क्या मतलब है? आभासीय रेखा, मतलब जिसको हमने देखा नहीं है, मतलब जिसको हमने अंदाजा लगाया है कि हाँ ये ऐसा होता है। which connects north to south। फटाफट से इसको नोट करेंगे। इसी के साथ साथ हम MNA भी समझ लेते हैं। नंबर 3 MNA। MNA की फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूं, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। आप वो कह सकते हैं जहां पर मैग्नेट नहीं होता, यानी चुंबक का वह बिंदु, पॉइंट ऑफ द मैग्नेट वेयर द मैग्नेट इज न्यूट्रल, यानी वह चुंबक का वह बिंदु जहां पर चुंबकीय शक्ति शून्य होती है, यानी कि न्यूट्रल होती है। या सीधी तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि मैग्नेट नहीं होता जिस बिंदु पर, वह हो गया। और यह जो है क्या होती है, ये रेखा परपेंडिकुलर होती है, यानी लंबवत होती है। मैग्नेटिक एक्सिस के ऊपर यह रेखा लंबवत होती है, यानी 90 डिग्री पर होती है। तो ये मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस की बहुत छोटी सी डेफिनेशन है और बहुत ही आसान है। देखिए, पोल्स हमने पढ़ लिया, हमने एक्सिस पढ़ लिया, और एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस भी हमने समझ लिया। फटाफट से इसको साथ साथ नोट करते रहेंगे। अच्छा, यहां पर MNA के साथ एक वर्ड और आता है GNA। ये क्या है सर? ये दोनों चीजें एक साथ समझते हैं हम। तो एक हमारे पास होता है MNA और उसी के जैसा एक होता है GNA, यानी कि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, और इसको क्या बोलते हैं? जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस। ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, ये क्या फंडा है सर? MNA तो हमें समझ में आ गया कि ये जो है इसके बीच के जो है ये परपेंडिकुलर लाइन MNA कहलाती है। ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस कहाँ से आया? क्या कभी आपने सोचा है, जब हम मैग्नेट को, मान लीजिए कि ये मैग्नेट है, इसको मैंने एक रस्सी से बांधकर और हवा में इंडिपेंडेंटली लटका दिया तो क्या होगा? इस मैग्नेट को मैंने रस्सी में बांधकर हवा में स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया तो क्या होगा कि इसका जो नॉर्थ होगा और साउथ होगा वो सेपरेट रुक जाएगा। यानी कि हमें पता है कि जो प्रॉपर्टी होती है, यानी जो गतिविधि होती है चुंबक की, नॉर्थ वाला हिस्सा साउथ वाले से अट्रैक्ट होता है और साउथ वाला हिस्सा नॉर्थ वाले से अट्रैक्ट होता है। यानी कि जहां पर चुंबक का नॉर्थ रुका था वह धरातल का साउथ था। दोबारा सुनिए इस बात को, हमें पता है कि जहां पर ये नॉर्थ वाला हिस्सा रुका था वह हमारी पृथ्वी का साउथ वाला हिस्सा था, यानी कि वह दक्षिणी ध्रुव था हमारी पृथ्वी का। और सीधी सी बात, एक पॉइंट आप अपने माइंड में एडजस्ट करिए, हमारे वैज्ञानिकों द्वारा कहा गया है कि धरती भी एक तरह की चुंबक है। भाई, अगर अर्थ एक मैग्नेट नहीं है तो ये मैग्नेट कैसे अट्रैक्ट होकर नॉर्थ साउथ में रुक जाता है? यानी कि हमें ये पता है कि अर्थ एज अ मैग्नेट, यानी पृथ्वी भी एक प्रकार का चुंबक है, उसके भी दो सिरे हैं, एक साउथ है और एक नॉर्थ है, और उस नॉर्थ और साउथ के बीच में एक रेखा होती है जिसे अक्षांत और देशांत के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो उस अर्थ के बीच में जो मैग्नेट है उसके नॉर्थ और साउथ पोल होंगे। उस नॉर्थ और साउथ पोल की रेखा को जो जोड़ रहा है वो क्या है? ज्योमेट्रिकल एक्सिस। और उसी रेखा पर जो परपेंडिकुलर लाइन है वो क्या है? ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। चलिए बना देते हैं इसको।
ये मान लीजिए अर्थ सरफेस है और इस अर्थ सरफेस में भी ये वर्क कर रहा है मैग्नेट की तरह। तो मान लीजिए ये मैग्नेट को मैंने ऐसे बाइंड करके और लटकाया हुआ है यहाँ पर, तो ये इसका नॉर्थ और साउथ है, लेकिन जो हमारा अर्थ एक मैग्नेट है उसका यहाँ पे साउथ होगा और अर्थ का यहाँ पे नॉर्थ होगा, क्योंकि मुझे पता है मैग्नेट का जो इंटरेक्शन है वो कैसा होता है, साउथ नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा और नॉर्थ साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा, तभी तो ये रुका ना, नहीं तो ये कैसे रुक पाते। और यही तो समझने वाली बात है ना। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं और आप भी नोट करके लिखेंगे, अर्थ एज अ मैग्नेट, अर्थ एज अ मैग्नेट। तो ये चीज आपको याद रखना है, यानी हमारे पास चुंबक का जो नॉर्थ सिरा है वह हमारी धरातल का दक्षिणी सिरा होगा, दक्षिणी ध्रुव होगा, और चुंबक का जो दक्षिणी ध्रुव होगा वो हमारे पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव होगा, यानी नॉर्थ होगा। तो इस तरह से आपने याद रखना है। और यहाँ पर जो सेम यही डेफिनेशन है, जैसे मान लीजिए इनके एक्सिस के बीच में ये MNA था, वैसे ही जो हमारा अर्थ एज ए मैग्नेट है वहां पर जो परपेंडिकुलर लाइन है वो ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस है। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये पढ़ने को मिलता है कि भाई GNA और MNA में कुछ डिफरेंस है क्या, GNA और MNA में कुछ डिफरेंस है क्या। हाँ, जो मान लीजिए अब ये हमारे पास जो ये मैग्नेट है और अर्थ का जो GNA होगा, इस मैग्नेट का मान लीजिए मैंने ये बनाया, ये जो मैग्नेटिक एक्सिस था, तो इसका ये क्या था, इसका MNA था और यहाँ कहीं अर्थ का भी GNA होगा। तो आपने एक पॉइंट ये लिखना है, ये जो स्ट्रेट लाइन होगी वो होगी हमारी GNA और ये मैग्नेट की MNA। इनके बीच में एक डिफरेंस होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इनके बीच में एक कोणीय अंतर होता है, वह अंतर 22.5 डिग्री का होता है, कम से कम वह अंतर 22.5 डिग्री का होता है। यानी आप एक पॉइंट ये नोट करेंगे कि MNA और GNA के बीच में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो कितना होता है, 22.5 डिग्री का। फटाफट से इसको नोट करेंगे और फिर चलते हैं आगे। तो चलिए अब समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, चुंबकीय बल रेखाएं। इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने 4 चीज़ें पढ़ ली थी, अब ये 5th टर्म हम पढ़ने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। साथ साथ नोट करेंगे। जिसे हिंदी में कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। अब देखिए यहाँ पर ये क्या होता है, हमें पता है कि ये नॉर्थ और साउथ है। अब जब इसकी मैग्नेटिक, देखिए चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को आकर्षित करती है और अपने आप से दूर भी भगाती है, यही उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन ये सब पॉसिबल कैसे हो पाता है, दीज आर पॉसिबल ओनली ड्यू टू द फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेटिक, यानी ये केवल चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा ही संभव हो पाता है, जो कि बाहर की ओर नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है और अंदर की ओर साउथ से नॉर्थ की तरफ आती है। तो ये आपको याद रखना है, चाहे ये ऊपर से जाए या नीचे से जाए, बाहर से नॉर्थ से साउथ की ओर और अंदर से साउथ से नॉर्थ की ओर। तो ये होती है चुंबकीय बल रेखाएं, यानी द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर दोज लाइन विच कनेक्ट्स नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड। तो ये आपने याद रखना है और इसकी परिभाषा में भी यही लिखना है। इसका दूसरा पॉइंट क्या होगा, तो यहां पे लिखना है सबसे पहले आपको आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। ये फटाफट से नोट करेंगे। दीज लाइन्स आर इमेजिनरी, यह एक काल्पनिक रेखा है। क्या आपने देखा है जब वो चुंबक को धक्का देती है तो क्या दिखता है कि उसमें से कुछ बल रेखाएं निकल रही है? नहीं ना। क्या चुंबक को आकर्षित करता है तो आपको दिखता है कि फील्ड लाइंस कहाँ से जा रही है। ये फील्ड लाइंस सर जब दिखी नहीं
तो ये किसने बताया, कौन इतना महाज्ञानी था जिसने अंदाजा लगा दिया कि भाई पहली बात तो एक काल्पनिक रेखा है और दूसरी बात इमेजिनरी लाइंस है। तो पता कैसे चला, बहुत सिंपल है, इसका एक अरेंजमेंट तैयार किया गया था मैग्नेटिक नीडल के द्वारा, यानी चुंबकीय सुई, जिससे वो पहले डायरेक्शंस पता करते थे ना, नॉर्थ और साउथ। तो इसका एक अरेंजमेंट तैयार किया गया था जिससे हमें पता चला कि मैग्नेटिक जो है नॉर्थ से साउथ जा रहा है और साउथ से नॉर्थ जा रहा है। मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूं, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये एक बार मैग्नेट ले लिया और इसके चारों तरफ मैग्नेटिक नीडल्स हमने रख दिए ऐसे बहुत सारे। इसका ये नॉर्थ पोल है और इसका ये साउथ पोल है। ये सभी मैग्नेटिक नीडल्स हमने ऐसे रख दिए। तो हमें क्या पता चला, ये मैग्नेटिक नीडल्स जो रखे हुए थे, नॉर्थ साउथ होता है ना मैग्नेटिक नीडल में, तो ये सभी एक सेटअप की तरह अरेंज हो गए जिसमें ये सभी नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्शन था और इधर भी नॉर्थ से साउथ की तरफ ही डायरेक्शन था। तो इस अरेंजमेंट के द्वारा हमें क्या पता चला कि दीज आर द इमेजिनरी लाइंस विच सेटअप नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड। भाई आउटसाइड का तो हमें पता चल गया, इनसाइड का कैसे पता चला? इनसाइड का ऐसे पता चला, दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप, यानी यह एक बंद परिपथ की तरह था और सर्कुलर था, यानी गोल आकार में था ये। तो ये जो ट्रेजेक्ट्री पाथ पे जो ये फॉलो कर रहा था ये सेटअप, तो इसमें हमें पता लग गया कि ये कंटिन्यूअस पाथ, यानी एक तरह से चलने वाला, बीच में ना तो किसी से भ्रमित है ना नष्ट है। तो डायरेक्टली जब ये चल रहा था तो आउटसाइड में नॉर्थ से साउथ था और इनसाइड में साउथ से नॉर्थ था। तो इस तरह से ये बात हमें पता लग पाई कि ये जो है रेखाएं नॉर्थ से साउथ की तरफ बाहर की ओर और साउथ से नॉर्थ की तरफ अंदर की ओर। तो इसके बाद अब हम नोट करेंगे चुंबकीय बल रेखाओं की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, इसका कुछ अपना रूल है। तो फटाफट से हम उसको नोट करेंगे। ये डायग्राम बना लीजिए आप जल्दी से। चुंबकीय बल रेखाएं की जो प्रॉपर्टी है नंबर 1, ये आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है, यानी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जिन्होंने इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी जो विद्युत के जो बल रेखाएं होती है प्लस और माइनस से जो निकलती है, उसी की तरह कुछ कुछ ये मैच करता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए प्रॉपर्टी इसकी क्या है, मैग्नेटिक लाइंस की, लाइंस ऑफ फोर्स की क्या प्रॉपर्टी है। सबसे पहला, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी जो भी बल रेखाएं निकल रही है और जितनी भी फील्ड लाइंस निकल रही है नॉर्थ से साउथ को बिना किसी को डिस्टर्ब करते हुए जाएगी, क्यों आपस में किसी को भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ये ना, ये इधर से इधर जा रहा है तो अगर इसके सामने एक और मैग्नेट रख दिया तो उसको काटते हुए नहीं जाएगी, ये अपने रास्ते से ही चलेगी। दूसरा पॉइंट नोट करते हैं, सर्कुलर पाथ को ये फॉलो करती है, यानी कि इसे हम क्लोज्ड लूप भी कह सकते हैं, क्लोज्ड लूप भी कह सकते हैं। और बाकी आपने इसकी प्रॉपर्टी ये समझ ही ली कि नॉर्थ से साउथ बाहर की तरफ और साउथ से नॉर्थ अंदर की तरफ जाती है। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स आपने देख लिया, फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स की डेफिनेशन भी लिख लिया। फटाफट से प्रॉपर्टी को नोट करेंगे, एक और अच्छा कॉन्सेप्ट समझेंगे इसके बारे में। तो अब मैं यहाँ पर आपको वो बात याद दिलाना चाहता हूँ, कौन सी? इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेट हमने पढ़ा था कि अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम पोल रिपेल ईच अदर, यानी चुंबक के दो एक जैसे ध्रुव आपस में जो है विकर्षित होते हैं और चुंबक के विपरीत ध्रुव जो है एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। तो मैंने कहा था कि थोड़ा सा सब्र करो, मैं इसका कारण बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। वो समय आ गया है, फटाफट से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को और बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इंटरव्यू में ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई आपको इंटरेक्शन तो पता है कि ये कैसे अट्रैक्ट हो रहा है और कैसे रिपेल हो रहा है, लेकिन क्यों हुआ?
अब उस टाइम हम ये सोचते हैं कि भाई ये तो पढ़ा था लेकिन दिमाग से उतर गया शायद, कोई बात नहीं, यहाँ देखते हैं। अब मैं यहाँ पर पहले बना रहा हूँ सेम पोल, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ। अब मुझे पता है कि फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ जानी, हाँ ठीक है जाएगी, चाहे यहाँ से जाए चाहे यहाँ से जाए। अब इसमें भी कहाँ जाएगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी और यहाँ भी नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी। अब हमने क्या पढ़ा था कि ये जो लाइन्स है एक दूसरे को काटती नहीं है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, काटती नहीं है यानी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। तो इसका कुछ अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसका कुछ अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करेगी, धक्का ही तो देगी ना, यानी इसको अपने रास्ते से जाना है, इसको अपने रास्ते से जाना है। तो समझ में आया सेम पोल में क्यों हुआ ऐसा। अपोजिट पोल का केस देखते हैं। अपोजिट पोल, सेम पोल में क्या होता था, रिपल्सन। अब दोबारा नहीं पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। चलिए अपोजिट पोल का देख लेते हैं, यानी विपरीत पोल का। यहाँ पे दो मैग्नेट है, फिर से वही चीज बना रहा हूं मैं, नॉर्थ साउथ। अब इसको थोड़ा अपोजिट बना देता हूं, नॉर्थ और साउथ। बल रेखाएं नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ गई, हाँ गई, यहां भी ऐसे ही गई, हाँ गई, और यहां भी नॉर्थ से साउथ की तरफ ही जानी चाहिए थी। सर अट्रैक्शन कैसे हुआ, ये तो समझ में ही नहीं आया। जैसे यहां पर आपको नोट करके एक पॉइंट लिखना है, जैसे इलेक्ट्रिकल परिपथ में यानी विद्युत के परिपथ में छोटा रास्ता चाहिए होता है, इट रिक्वायर्ड शॉर्ट परिपथ। आपको भी यदि बोला जाए कि भाई एक सामान लेके आओ और वो 3 गली घूम के आपको कोई रास्ता बताए जबकि घर से निकलते ही रास्ता था, तो आप कौन सा रास्ता चुनेंगे, आसान रास्ता, क्योंकि आसान रास्ता सबको पसंद है। तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिकल परिपथ में आसान मार्ग चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन्स को, वैसे ही अगर चुंबकीय बल रेखाओं को भी आसान मार्ग मिल रहा हो तो क्या दिक्कत है। ये भी जो है हमेशा शॉर्ट वे सेलेक्ट करते हैं क्रॉस होने के लिए। तो यार जब नॉर्थ से साउथ ही जाना है तो यहां से यहां क्यों नहीं जा सकते हम, ये तो और छोटा पड़ेगा। नॉर्थ से साउथ ही जाना है तो यहां से यहां क्यों नहीं जा सकते। तो इनको मिलाकर एक बड़ा सा क्लोज्ड लूप बनेगा जिनका स्ट्रेंथ दो चुंबक को मिलाकर बन जाएगा, जाएगी अभी भी नॉर्थ से साउथ ही। समझ में आया। तो ये आसान रास्ता चुनेगी और इस तरह से इनमें अट्रैक्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से विपरीत पोल आकर्षित होते हैं और समान पोल विकर्षित होते हैं। फटाफट से इस कॉन्सेप्ट को डायग्राम के साथ नोट करेंगे और फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए। यहाँ पर आप एक चीज और नोट कर लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो ऐसा यूनिट है वो वेबर है, क्योंकि वेबर ने ही चुंबकीय बल रेखाएं ढूंढी थी, यानी वेबर एक प्रकार के साइंटिस्ट थे जिन्होंने यह ढूंढा था। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, वेबर, WB से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहाँ पर 3 डेफिनेशन इकट्ठे समझते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, थोड़े से एक जैसे भी है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या मतलब है, सबसे पहला इसका सिंबल समझेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका सिंबल होता है, हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी यानी चुंबकीय बल रेखाएं। तो जहां तक वो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, टोटल जितनी भी फील्ड लाइंस है किसी मैग्नेट के द्वारा, कुल चुंबकीय बल रेखाएं क्या कहलाती है, मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी उसका जो बल रेखाएं जो उससे निकल रही है वो टोटल जितनी भी है वो क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाती है। इसकी ऐसा यूनिट वेबर होती है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, वेबर होती है। तो फटाफट से इसको साथ साथ जो है नोट भी करते रहेंगे। किसी मैग्नेट से निकलने वाली कुल बल रेखाएं मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाती है, जिसका ऐसा यूनिट वेबर होता है और इसे फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये था हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी समझ लेते हैं। देखो आप सभी को हमने मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ लिया ना, टोटल मैग्नेटिक जो फील्ड है यानी बल रेखाएं हैं। डेंसिटी का क्या मतलब होता है, डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, यानी पर यूनिट एरिया की बात कर रहा है वो। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व और पर यूनिट एरिया की बात कर रहा है। उससे पहले कौन सा वर्ड लगा हुआ है, मैग्नेटिक फ्लक्स, पढ़ चुके ना मैग्नेटिक फ्लक्स। तो
तो यहाँ पर आपको एक वर्ड याद रखना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो क्या होता है, टोटल फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं B से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को, जिसका फॉर्मूला होता है फाई अपॉन में A। यानी आप ऐसा भी कह सकते हैं कि फ्लक्स पर यूनिट एरिया, यानी अगर हम प्रति एरिया के हिसाब, क्षेत्रफल के हिसाब से देखें, जितने भी बल रेखाएं निकल रही है या जितना भी फ्लक्स है पर यूनिट एरिया के हिसाब से, वो क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और इसमें जब ऐसा यूनिट की बात आएगी तो क्या है, फ्लक्स अपॉन में एरिया। फ्लक्स को किस में नापते हैं भाई, वेबर में नापते हैं। एरिया किस में होता है भाई, मीटर स्क्वायर में होता है। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। हमने रटने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है। इसका फॉर्मूला होता है B इक्वल टू फाई अपॉन में A। फाई जो है हमारा फ्लक्स है इन वेबर, A जो है वो एरिया है यानी कि क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में, और B जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। तो साथ साथ समझते रहेंगे और नोट भी करते रहेंगे। नेक्स्ट टर्म आता है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। भाई मान लीजिए कि आपकी गली में कोई बदमाश रहता है और उसकी पावर जो है आपकी गली तक ही है। हर एक गली के अपने अपने बदमाश होते हैं, ये थोड़ी ना है कि एक बदमाश जो है पूरा एरिया अपने अंदर में रखेगा। हाँ चलो मान लो कि पूरा एरिया रख लिया उसने, लेकिन अगर वो बदमाश दूसरे एरिया में चला गया, वहाँ पे अपनी बदमाशी दिखा पाएगा क्या, नहीं ना, क्योंकि उसका एक अपना एरिया फिक्स है। तो जहाँ तक उसका प्रभाव है वो क्या है, उसका क्षेत्र है, फील्ड है। मैग्नेट को भी ऐसे ही समझ लेते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड क्या, जहां तक वो अपना इफेक्ट दिखा सकता है, जहां तक वो अपना प्रभाव दिखा सकता है, वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे, जहां तक मैग्नेट का इफेक्ट है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। फटाफट से इन तीनों टर्म को नोट करेंगे। यूनिट मैग्नेटिक पोल, कई बार इसका न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। ये क्या है समझते हैं इसे। मान लीजिए दो मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ। इनके बीच में लगने वाला फोर्स यानी कि बल जो है वो 1 न्यूटन का है, और इन्हें 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है। इन्हें 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो लगने वाला बल होगा वो इसके मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के और इसके मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के समानुपाती होगा। इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मान लेते हैं m1 और इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मान लेते हैं m2, और इनके बीच की जो दूरी है यानी जो डिस्टेंस है उसके विलोम अनुपाती होगा, यानी जो इसकी बीच की दूरी है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यूनिटी पोल का तो क्या मतलब है, यूनिटी का मतलब होता है 1। तो 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा गया था, और इन दोनों के बीच में जो भी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लग रहा था वो 1 न्यूटन था। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेट पोल स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट मैग्नेट एंड सेकेंड मैग्नेट एंड द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर डिस्टेंस। तो इस कंडीशन से हमारा जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, m1 m2 अपॉन में d, ये मल्टीप्लाई हो रहा है m1 m2, और यहाँ पर m क्या है, पोल स्ट्रेंथ, और f क्या है, फोर्स है जो कि न्यूटन में होगा, d क्या है, डिस्टेंस, d क्या है, डिस्टेंस जो कि मीटर में होगा। तो इसे कहते हैं यूनिटी पोल। तो आपने याद रखना है, और इसकी डेफिनेशन को रटना बिल्कुल भी नहीं है, जो लिखा है वही आप लिख सकते हैं। कैसे कि जब दो चुंबक को आमने सामने रखा जाए, उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो और उनमें लगने वाला बल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या जो भी है वो 1 न्यूटन का हो, तो ऐसी परिस्थिति में वह यूनिटी पोल कहलाएंगे। और ऐसी परिस्थिति में होता क्या है कि जितना उसमें बल लगाया जा रहा है वो पहले और दूसरे चुंबक के
पोल स्ट्रेंथ के समानुपाती होगा तथा उनके बीच की दूरी के विलोम अनुपाती होगा। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे जैसे इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा तो इसका पोल स्ट्रेंथ क्या होगा और इसमें लगने वाला फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसके ये क्या है, विलोम अनुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जैसे जैसे इनके पोल स्ट्रेंथ बढ़ेंगे वैसे वैसे इनके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाएंगे। तो ये समझाना चाह रहा है यूनिटी पोल। फटाफट से इसको नोट करेंगे। एमएमएफ समझते हैं। एमएमएफ का पूरा नाम है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जैसा कि हम जानते हैं इसे क्या बोलेंगे, चुंबकीय वाहक बल। चुंबकीय वाहक बल, याद कुछ नहीं रखना भाई, इसमें जो नाम है वही परिभाषा है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। या मैग्नेटोमोटिव फोर्स यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जो फोर्स प्रदान करता है चलने के लिए। मैग्नेटिक फील्ड में कोई जादू थोड़ी ना है जो अपने आप चलता रहेगा। तो वहां पे जिस फोर्स के कारण वो चल पाता है वो क्या कहलाती है, एमएमएफ कहलाती है। इसे रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, और ये जो है इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पेयर टर्न। एम्पेयर टर्न ये इसकी एसआई यूनिट होती है। तो आप इसकी परिभाषा में क्या लिखेंगे, वह वाहक बल जिसके कारण चुंबकीय बल रेखाएं चल पाती है। तो इसकी परिभाषा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दीज आर द फोर्स ड्यू टू विच मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन बी ट्रेवल, या जिसके कारण वह चल पाती है। तो यहाँ पर एम्पेयर टर्न इसकी एसआई यूनिट क्यों हुई उसको समझेंगे हम, उस केस में समझेंगे। तो एमएमएफ जो होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्न, किसी भी मैग्नेट के नंबर ऑफ टर्न और उसमें दिए गए करंट के कारण, नंबर ऑफ टर्न और दिए गए करंट के कारण। तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ टर्न आ गया और करंट की एसआई यूनिट क्या आ गई, एम्पेयर आ गई, एम्पेयर टर्न आ गया। इसको हम इतना ही समझ के ख़त्म नहीं कर सकते। अब ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे लागू होता है देखते हैं ज़रा। मान लीजिए कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है और इसमें हम कुछ अमाउंट का करंट दे रहे हैं। तो अब मुझे आप ये बताओ, सेम अमाउंट का करंट यदि नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दिया जाए, सेम अमाउंट का करंट यदि नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दिया जाए तो उसमें बनने वाला चुंबकीय बल कितना हो जाएगा, कितना मैग्नेट बनेगा पहले की तुलना में। तो कुछ क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। नंबर ऑफ टर्न और करंट ये दो पहलू हैं जिसके कारण चुंबक बन पाएगा, और यदि नंबर ऑफ टर्न बढ़ेगा तो भी मैग्नेट बढ़ जाएगा, यदि उसको दी जाने वाली धारा बढ़ाएंगे तो भी उसमें अधिक मैग्नेट बनेगा। तो यहाँ पे इस तरह से आपको ये कॉन्सेप्ट जो है लाभकारी होने वाला है। तो जल्दी से इसको नोट करेंगे और नेक्स्ट टर्म को समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हर किसी के रास्ते में कोई ना कोई रुकावट होती है। ले भाई यहाँ भी आ गया रुकावट। करंट का एक ही दुश्मन था, रेजिस्टेंस। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में भी कोई ना कोई दुश्मन है जिसका नाम है रिलक्टेंस। इसकी परिभाषा को आप कैसे याद रखेंगे कि चुंबकीय मार्ग में आने वाली बाधा को रिलक्टेंस कहते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि चुंबकीय मार्ग में आने वाली बाधा इंग्लिश में भी लिख सकते हैं इसे, द अपोजिशन फोर्स इन द वे ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपोज करे वो क्या है, मैग्नेटिक रिलक्टेंस, जिसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। चुंबकीय मार्ग में आने वाली बाधा रिलक्टेंस कहलाती है।
यहाँ पर सबसे मेन कॉन्सेप्ट क्या है इसका, एसआई यूनिट। कई बार बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रिलक्टेंस, और वही याद नहीं रहता व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रिलक्टेंस। तो इसको हम अभी अच्छे से समझ लेंगे कि क्या होता है। यानी कि एस को हम लिखेंगे MMF अपॉन में फ्लक्स। देखिए मैग्नेटोमोटिव फोर्स वो बल है जिसके कारण चुंबकीय बल रेखाएं चल रही है, और कुल चुंबकीय बल रेखाएं फ्लक्स कहलाती है। तो मैं रिलक्टेंस को ऐसे भी लिख सकता हूं, और MMF का मुझे पता है कि एम्पियर टर्न होता है इसकी ऐसा यूनिट, और फ्लक्स की ऐसा यूनिट होती है वेबर। तो मैं ये आसानी से कह सकता हूं कि ऐसा यूनिट ऑफ रिलक्टेंस इज एम्पेयर टर्न प्रति वेबर। ये आपने याद रख लेना है और भूलना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये कई बार जो है क्वेश्चन में पूछा जाता है। द एसआई यूनिट ऑफ रिलक्टेंस इज एम्पेयर टर्न प्रति वेबर। मैग्नेटिक परमेबिलिटी को समझते हैं। परमेबिलिटी जो है इलेक्ट्रिसिटी में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ हम मैग्नेट के लिए समझेंगे। यार ये परमेबिलिटी कई बार टीचर ने पढ़ा है लेकिन समझ में नहीं आया, आज समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं। ये कुछ भी नहीं है मेरे भाई, ये एक रेशियो है। किस चीज़ का रेशियो है? मैग्नेटिक फ्लक्स किसी मटेरियल में और मैग्नेटिक फ्लक्स एयर में। यानी कि सीधी सी बात करें तो किसी दो मीडियम का मैग्नेटिक फ्लक्स का होना, किसी दो अलग अलग मीडियम में मैग्नेटिक फ्लक्स का होना जो है परमेबिलिटी कहलाता है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लीजिए ये एक कॉइल है, यानी कि ये एक कॉइल है। इस कॉइल में हम फ्लक्स के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर रहे हैं, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं। तो उसकी जो फील्ड लाइन है वह एयर से होके क्रॉस होगी और किसी ना किसी मटेरियल में भी होगी। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा? वो परमेबिलिटी कहलाएगा। यानी कि मैं परमेबिलिटी को सिंपल लिख सकता हूं, इट इज द रेशियो ऑफ, परमेबिलिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स इन मटेरियल यानी पदार्थ, कोई सा भी हो सकता है वो, टू दी मैग्नेटिक फ्लक्स इन एयर। यानी जितना चुंबकीय फ्लक्स हवा में था और जितना चुंबकीय फ्लक्स किसी पदार्थ में था, उसका जब हम रेशियो देखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? परमेबिलिटी कहते हैं। और इसीलिए शायद परमेबिलिटी को B/H भी कहा जाता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड किसी मटेरियल में और मैग्नेटिक फ्लक्स जो है एयर में। ये B/H का जो आपका सही मीनिंग है वो आपको मैं जब लॉसेस पढ़ाऊंगा, हिस्टैरिसीस लॉस, तो वहां पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए आप केवल ये याद रखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स इन मटेरियल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स इन एयर। यानी यह वो अनुपात है जब किसी दो अलग अलग मीडियम में मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उत्पन्न होता है। तो परमेबिलिटी था, बहुत ही सिंपल था। अब पढ़ते हैं मैग्नेटिक लीकेज। मैग्नेटिक लीकेज पढ़ते हैं। मान लीजिए आप कोई भी वस्तु जो है किसी कंटेनर में भर के ले जा रहे हैं। मान लीजिए आप दूध ले जा रहे हैं किसी बोतल में, और क्या हुआ, वो दूध की बोतल कहीं और पहुंचनी थी, किसी के घर जानी थी जिसका यूज होना था। क्या हुआ कि कंटेनर में कहीं पे एक स्पोर बना हुआ था, धीरे धीरे वो सारा रास्ते में ही गिर गया। यानी जाना कहाँ था दूध? किसी के घर, गया कहाँ? रास्ते में सारा गिर गया। तो मैग्नेटिक लीकेज भी कुछ कुछ ऐसा ही है, जब चुंबकीय बल रेखाएं अपने मार्ग से भ्रमित हो जाती है। भ्रमित का क्या मतलब? जिधर जाना था उधर तो गई ही नहीं और कहीं और चली गई, तो वो क्या है? वो मैग्नेटिक लीकेज है। ये आपको याद रखना है। इसमें कुछ विशेष परिभाषा नहीं है यार, जहां जाना था वहां नहीं गई, लीकेज हो गया, बात खत्म। जैसे कि करंट में लीकेज होता है और इसी कारण लीकेज सर्किट ब्रेकर का यूज होता है, ये आपको पता होगा। यानी कि जहां तक वोल्टेज मिलनी थी वहां पे नहीं मिली, कहीं
और किसी और इंसुलेटर या किसी और पदार्थ के द्वारा वो वोल्टेज जो है पास हो रहा था, जिसके कारण उसे लीकेज का नाम दिया गया। तो यहाँ भी मैग्नेटिक लीकेज ऐसा ही है, यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं अपने मार्ग से भ्रमित हो गई, जहां जाना था वहां नहीं जा पाई, तो उसे हमने क्या कहा, मैग्नेटिक लीकेज। अब इसमें इंपॉर्टेंट समझने वाला क्या होता है, लीकेज फैक्टर, मैग्नेटिक लीकेज फैक्टर समझते हैं, जो कि इसमें समझने वाला काफी इंपॉर्टेंट होता है। मैग्नेटिक लीकेज फैक्टर को हम समझते हैं टोटल फ्लक्स अपॉन में फ्लक्स यूज्ड। क्या मतलब है इसका, जितना फ्लक्स था और जितना यूज हो पाया उसके रेशियो को हम लीकेज फैक्टर कह देते हैं। जितना फ्लक्स था और जितना यूज हो पाया उसके रेशियो को हम, यानी उसके अनुपात को हम क्या कह देते हैं, लीकेज फैक्टर कह देते हैं। समझ लेते हैं इसको एक बार। मान लीजिए ये कोई भी एक मैग्नेटिक लूप है, ये एक मैग्नेटिक लूप है जिसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स रिलीज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स रिलीज हो रहा है यानी फ्लक्स कहाँ जाना था, इधर से इधर, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक जाना था। फ्लक्स कहाँ से कहाँ रिलीज हो रहा है, ऊपर से भी हो रहा है और नीचे से भी हो रहा है। जाना तो यहाँ से यहाँ तक था ना, लेकिन कई बार ऊपर से भी जा रहा है और नीचे से भी जा रहा है। तो ये हमारा क्या है, फ्लक्स लीकेज वाला है, और ये क्या है, फ्लक्स यूज्ड है, यूज्ड फ्लक्स है, और ये लीकेज फ्लक्स है जो बाहर के रास्ते से गया। तो इस तरह से हमने लीकेज फैक्टर को भी समझ लिया। जल्दी से इसको नोट करेंगे। मैग्नेटिक लीकेज आपको मैंने बताया, उसके बाद लीकेज फैक्टर क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल फ्लक्स टू द फ्लक्स यूज्ड, यानी कुल फ्लक्स से फ्लक्स के प्रयोग होने तक का जो अनुपात होता है वह लीकेज फैक्टर कहलाता है। जल्दी से इसको नोट करेंगे। रिटेंटिविटी समझते हैं, इसे हिंदी में धारण शक्ति कहा जाता है। रिटेंटिविटी का क्या मतलब है, इसको बहुत ही अच्छे उदाहरण के साथ समझते हैं हम। वैसे जो है इसकी परिभाषा क्या होगी, कोई भी पदार्थ वह जितनी चुंबकीय शक्ति धारण कर सकता है, यानी जितना वो मैग्नेटाइज हो सकता है, अ मटेरियल टू बी मैग्नेटाइज, कितना उसकी कैपेसिटी है मैग्नेटाइज होने की, वह रिटेंटिविटी कहलाती है। कक्षा में गुरुजी पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चे मोबाइल चला रहे हैं और कुछ बच्चे ध्यान लगा रहे हैं। तो जो गुरुजी ने पढ़ाया वो गुरुजी के द्वारा निकली हुई बल रेखाएं थी, जो बच्चों ने ऑब्जर्व किया, और जितना ऑब्जर्व किया वह बच्चों की धारण शक्ति थी। क्या समझ में आ रहा है, मान लीजिए कि मेरे पास एक ये कोई मटेरियल है, पदार्थ है, अच्छे से समझेंगे इसको हम, और इस मटेरियल को फील्ड लाइंस में रखा गया, यानी कि इन द कांटेक्ट ऑफ मैग्नेट, चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया। अब ये मटेरियल जितना मैग्नेट बन पाएगा वह उसकी रिटेंटिविटी है। किसी भी पदार्थ की वह क्षमता जितना वह चुंबक को धारण कर सकता है वह चुंबकीय धारण शक्ति कहलाती है, यानी कि रिटेंटिविटी कहलाती है। इसी के जैसा मिलता जुलता एक और शब्द होता है जिसे हम मैग्नेटिक सैचुरेशन कहते हैं। सैचुरेशन, संतृप्त। सैचुरेशन यानी कि संतृप्त। भाई 150 GB की हार्ड डिस्क थी, उसमें हमने पूरा डेटा भर दिया, अब उसके बाद 1 MB भी वह नहीं स्टोर कर सकता। शेयरिट से मोबाइल में शेयर करते हैं ना, क्या दिखाता है, स्टोरेज फुल, यानी कि जितनी कैपेसिटी थी आपने उस कैपेसिटी को पूरा ही स्टोर कर दिया। अब उसके बाद वो कोई भी डेटा नहीं ले सकता, यानी कि कोई भी मटेरियल जिसको हम मैग्नेटाइज कर रहे थे उसकी जितनी भी क्षमता थी वो मैग्नेटाइज हो चुका। इसी मटेरियल का उदाहरण ले लेते हैं हम कि वो मैग्नेटाइज हो चुका, अब इससे आगे वो जरा भी चुंबकीय शक्ति धारण नहीं कर सकता, तो वह उसका सैचुरेशन पॉइंट है, यानी इट इज द कैपेसिटी टू विच
इट इज द कैपेसिटी, यानी कि यह वह बिंदु है जिसके आगे पदार्थ को चुंबकीय शक्ति और नहीं धारण कराई जा सकती। तो ये आपका रिटेंटिविटी और सैचुरेशन दोनों ही साथ साथ कंप्लीट हो गया। इसको आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन परिभाषा वही रहेगी। अब समझते हैं मैग्नेटिक स्क्रीनिंग। मैग्नेटिक स्क्रीनिंग क्या चीज़ है? चुंबकीय प्रभाव से बचाने के लिए जो प्रभाव यूज किया जाता है वो क्या है? मैग्नेटिक स्क्रीनिंग। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चुंबकीय प्रभाव से बचाने के लिए, क्या यूज होता है? मैग्नेटिक स्क्रीनिंग। क्या मतलब है इसका? मान लीजिए ये कोई भी एक मटेरियल है, इसके दोनों तरफ हमने एक ऐसा मटेरियल यूज किया जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं हो पाई, तो ये जो मटेरियल था हमारा वो क्या हो गया? अंडर स्क्रीनिंग, यानी कि हमने इस मटेरियल को चुंबकीय प्रभाव से बचा लिया। तो इस प्रभाव के लिए क्या यूज होता है? वर्ड मैग्नेटिक स्क्रीनिंग। बहुत ही आसान है यार, परेशान होने की कोई बात नहीं है। सीधी भाषा में आप याद रखेंगे कि वह वस्तु जिसके द्वारा चुंबकीय प्रभाव जो है आगे पास ना हो उसे क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक स्क्रीनिंग। और इस इफेक्ट के द्वारा हम किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बचा सकते हैं। हेलिक्स, सोलेनॉइड और टोरॉइड, ये कुछ शेप्स हैं। ये क्या है? ये कुछ आकार हैं जिनका समझना जरूरी है मैग्नेट को पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी जो कॉइल जिसमें मैग्नेटाइज हम करेंगे, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट से समझ लेते हैं बात को, उस कॉइल को सप्लाई देंगे जिसमें चुंबक बनेगा, तो उसकी अलग अलग शेप भी हो सकती है, तो उसे समझना बहुत ही जरूरी है। मान लीजिए कोई भी एक कॉइल है, तो ये जो कॉइल है ये स्प्रिंग के शेप में होती है, जिसे हम हेलिक्स बोलते हैं। हेलिक्स क्या है? एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है जिसे क्या बोलेंगे? हेलिक्स बोलेंगे। इसे हम कॉइल का नाम से जानते हैं, कॉइल के नाम से जानते हैं। फिर उसी के जैसा सोलेनॉइड, मान लीजिए इस कॉइल को हमने सप्लाई दिया, अब इस कॉइल को मैं सिलेंड्रिकल रखूं तो उसका नाम सोलेनॉइड हो जाएगा, यानी बेलनाकार में यदि मैं प्रयोग में लेता हूं तो सोलेनॉइड उसका यूज हो जाएगा। और यदि उसे सर्कुलर शेप में लेता हूं, मैं लिख देता हूं यहां पे सिलेंड्रिकल, यानी कि बेलनाकार, और ये क्या है? सर्कुलर, वृत्ताकार, सर्कुलर इन शेप। कोई भी कॉइल जिसे बेलनाकार के रूप में सप्लाई दी जाए वो सोलेनॉइड, और यदि उसे वृत्ताकार के रूप में सप्लाई दी जाए तो वो टोरॉइड। यानी कि ये केवल शेप का फर्क है, काम वही हो रहा है, सप्लाई दे रहे हैं, मैग्नेट बना रहा है। फटाफट से इसको नोट करेंगे। अब यहां पे एक टर्म समझते हैं हम, रेजिडुअल मैग्नेट। रेजिडुअल मैग्नेट का क्या मतलब है? अवशेष चुंबक। अवशेष चुंबक जैसा शब्द है वैसी ही परिभाषा है, यानी कि हमने किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा, तो चुंबकीय क्षेत्र खत्म करने के बाद जो चुंबकीय शक्ति पदार्थ में शेष रह जाए उसे रेजिडुअल मैग्नेट कहते हैं। यानी कि बहुत सिंपल सी भाषा में हम समझें तो मान लीजिए ये एक मटेरियल है, इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, सप्लाई देके इसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, जिससे जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही थी। अब मैंने इस सप्लाई को खत्म कर दिया, फिर भी इस मटेरियल में, जिस मटेरियल को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, इस मटेरियल में कुछ मैग्नेट रह गया, तो यह जो बचा हुआ हिस्सा है मैग्नेट का, इसे ही रेजिडुअल मैग्नेट कहते हैं। अवशेष चुंबक, यानी चुंबकीय शक्ति खत्म करने के बाद भी या चुंबकीय प्रभाव हटा देने के बाद भी जो चुंबक शेष रह जाता है उसे अवशेष चुंबक कहते हैं। सीधा सा उदाहरण समझिए आप, पंखा चलाते हैं, पंखा बंद कर देते हैं, पंखा भी जो हमारा जो ये सीलिंग फैन है या कोई भी फैन है, ये वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के इफेक्ट पे, यानी कि कहीं ना कहीं चुंबक इसमें भी है।
तो जब हमने सप्लाई हटा दी, फिर क्यों पंखा घूमता रह गया भाई? सप्लाई हटाने का मतलब है बंद हो जाना चाहिए। फिर भी उसमें जो थोड़ा बहुत मैग्नेट रह जाता है वह कार्य में आता है उसको रोटेट कराने के, तो इसे ही क्या बोलते हैं? रेजिडुअल मैग्नेट बोलते हैं। और यही मैग्नेटिक लॉस का कारण बनता है। तो रेजिडुअल मैग्नेट भी समझना इंपॉर्टेंट है।